आज के एडिटोरियल का टाइटल है अनचेंज्ड, अपरिवर्तित। देखते हैं एडिटोरियल किस बात के लिए कहा गया है कि अपरिवर्तित है। आफ्टर मच लॉस ऑफ टाइम, काफ़ी समय खो देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट अलाउस EWS कोटा इनकम नॉर्म टू स्टे फॉर दिस ईयर। कि भाई काफ़ी समय खो देने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि EWS कोटा जो है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है ना, इनकम जो लिमिट निर्धारित की गई है उनकी, नॉर्म का मतलब होता है प्रावधान, कोई भी रूल। टू स्टे का मतलब है बने रहना, फॉर दिस ईयर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इस साल के लिए EWS कोटा इनकम जो भी निर्धारित की गई है उसे ठीक उसी तरह से लागू कर दिया जाए, और जो भी इससे संबंधित मैटर है उसको आगे जो है डिस्कस कर लिया जाएगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल रिलीफ। कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी मात्रा में, है ना, काफ़ी। रिलीफ, राहत। दैट द सुप्रीम कोर्ट, तो यह काफ़ी राहत की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल रिलीफ दैट द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ अलाउ कर दिया है द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत, प्रारंभ। द कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन्स, कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन्स जो होते हैं उनकी काउंसलिंग को स्टार्ट करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। ये काफ़ी राहत की बात है। अंडर द ऑल इंडिया कोटा, अंडर द ऑल इंडिया कोटा एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर ये परमिशन दी गई है व्हेन द लॉन्ग डिले हैज़ कॉज्ड अ शॉर्टेज ऑफ जूनियर रेसिडेंट्स। भाई एक ऐसे समय पे परमिशन दी गई है जबकि मतलब एक देरी हो गई थी, काफ़ी लंबी देरी हो गई थी, और वो जो काफ़ी देरी हो गई थी वो कारण बनी किस चीज़ का? अ शॉर्टेज ऑफ जूनियर रेजिडेंट्स। देखो यहाँ पे रेसिडेंट का मतलब होता है, यहाँ पर रेसिडेंट का मतलब है अ मेडिकल ग्रेजुएट एंगेज्ड इन स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस, कि भाई एक जो मेडिकल ग्रेजुएट होता है ना उसके लिए हम रेजिडेंट बोलते हैं। तो जूनियर जो जूनियर रेसिडेंट्स होते हैं उनकी कमी हो गई थी, है ना। इन द मिडस्ट ऑफ, इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब है के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ एन ऑन गोइंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, कि कोरोना वायरस के चलते, ऑन गोइंग का मतलब है जो लगातार जारी है, क्राइसिस का मतलब है संकट, कि पब्लिक की जो हेल्थ है उसके ऊपर लगातार जो है एक संकट बना हुआ है। इसके बीच जूनियर जो रेसिडेंट्स हैं उनकी भी कमी हो गई थी। तो चलो ठीक है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि भाई ये जो EWS को लेकर जो भी विवाद है उसे बाद में सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो जो भी एक तरीके से नॉर्म्स बना दिए गए हैं उन्हीं नॉर्म्स के आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। द कोर्ट्स डिसीजन टू अपहोल्ड, देखो अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लेना, है ना, किसी चीज़ को मेंटेन करना वहीं की वहीं। द कोर्ट्स डिसीजन टू अपहोल्ड द 27% कोटा फॉर OBC, तो कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया है उसमें इस बात को बरकरार रखा गया है, किस बात को, कि OBC जो है उसके लिए 27% कोटा उसको वैसा का वैसा ही रखा जाए। विद रीजन्स टू बी एड्यूस्ड लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, एड्यूस का मतलब है ऐड करना, जोड़ देना। विद रीजन्स टू बी एड्यूस्ड लेटर, तो कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है जिसमें बात की गई है कि भाई OBC के लिए 27% कोटा जो है उसे ऐसा की ऐसा ही रखा जाए। विद रीजन्स टू बी एड्यूस्ड लेटर, और इसके कारण जो हैं उनको बाद में जो है जोड़ दिया जाएगा, कारणों को बाद में बताया जाएगा। तो ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन के लिए आया हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड द कॉज ऑफ गिविंग अ पुश, तो इस डिसीजन ने मदद की है द कॉज ऑफ गिविंग अ पुश। देखो किसी भी चीज़ को पुश देना, किसी गिव अ पुश, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करना, किसी चीज़ को आगे की ओर जाने में प्रोत्साहन देना। गिविंग ए पुश टू द एडमिशन प्रोसेस, तो पूरी की पूरी एडमिशन की जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी की पूरी एडमिशन की जो प्रक्रिया है इसे प्रोत्साहन मिला है, इसे आगे जाने का
कारण बना है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इस कोर्ट के डिसीजन ने मदद की है, ये कोर्ट का डिसीजन जो है कारण बना है किस चीज़ का, प्रोत्साहन मिला है इस चीज़ से, किसे, इस एडमिशन प्रोसेस को, यानी कि एडमिशन की जो प्रोसेस है वह आगे बढ़ी है। विच वाज पुट, अब ये देखो ये विच आया है इसके लिए, किस चीज़ के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए। विच आवाज पुट ऑन होल्ड, देखो किसी भी चीज़ के लिए जब हम बोलते हैं ना पुट ऑन होल्ड, तो उसका मतलब है थोड़ी देर के लिए उसे स्थगित कर देना। मंथ्स अगो, कि महीनों पहले ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसे स्थगित कर दिया गया था और अब इसे फिर से जो है एक पुश मिल गया है, इसे प्रोत्साहन मिल गया है। इट इज़ समवाट डिसअपॉइंटिंग, यह कुछ हद तक निराशाजनक है। दैट डेस्पाइट, के बावजूद, सेवरल का मतलब है कई, हियरिंग्स सुनवाई, कोर्ट की जो सुनवाई होती है ना उनको बोलते हैं हियरिंग्स, एंड द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज में लगा देना, डिप्लॉयमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी। तो एडिटोरियल कहता है कि यह कुछ हद तक निराशाजनक है कि कई सारी हियरिंग्स होने के बावजूद, है ना, कि भाई कोर्ट की कई सारी सुनवाई हुई, एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, और इस EWS मामले को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई है ना, डिप्लॉयमेंट का मतलब है इस कमेटी को भी बनाया गया, इस कमेटी का भी यूज़ किया गया। द कॉन्ट्रोवर्शियल क्राइटेरिया फॉर द, कॉन्ट्रोवर्शियल विवादास्पद, है ना, क्राइटेरिया मापदंड फॉर द 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसके लिए जो 10% सीटें निर्धारित की गई हैं, है ना, तो यह एक विवादास्पद क्षेत्र आप इसे कह सकते हो, कंट्रोवर्शियल मापदंड इसे कह सकते हो, रिमेन अनचेंज्ड। तो ये कंट्रोवर्शियल जो मापदंड है यह अभी भी अपरिवर्तित बना हुआ है, रिमेन अनचेंज्ड फॉर एडमिशन फॉर 2021-22, कि भाई 2021-22 के लिए अभी भी ये जो मापदंड है ये वैसा की वैसा ही बना हुआ है। मतलब ये मामला सॉल्व नहीं हो पाया और फाइनली ये कहा गया कि भाई ठीक है, अब अभी तो जो भी प्रावधान EWS के तहत बनाए गए हैं उन्हीं प्रावधानों के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। एज अर्ली एज अक्टूबर 25, है ना, ये एज अर्ली एज लगाया है हमने एम्फेसिस डालने के लिए भाई कि कितना जल्दी, कि भाई 25 अक्टूबर को हुआ था, क्या हुआ था, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफर्ड टू पुट ऑन होल्ड द एडमिशन प्रोसेस, कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसने प्रस्ताव दिया था टू पुट ऑन होल्ड, कि भाई स्थगित कर दिया जाए द एडमिशन प्रोसेस। 25 अक्टूबर के लगभग यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव दिया था कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसको स्थगित कर दिया जाए। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द चैलेंज, ड्यूरिंग द, किस दौरान, द पेंडेंसी, पेंडेंसी का मतलब होता है लंबित होना, जैसे बोलते हैं ना अदालत में कितने मामले लंबित चल रहे हैं उनको बोलेंगे पेंडेंसी। ऑफ द चैलेंज का मतलब है चुनौती, टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द OBC एंड EWS कोटास by a July, pendency of the challenge to the introduction of the OBC and EWS quotas by a July 29, 2021 नोटिफिकेशन। तो जुलाई 29, 2021 को एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, है ना, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये पूरा काम किया गया था। देखो चैलेंज किस चीज़ को दिया गया था, चुनौती किस चीज़ को दी गई थी, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब है आप किसी चीज़ को लेके आते हो, है ना, किसी चीज़ का प्रवेश, इंट्रोडक्शन ऑफ द OBC एंड EWS कोटा। तो OBC और EWS कोटा के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं उन प्रावधानों को जो है चुनौती दी गई थी, है ना। तो इस कारण से केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए एडमिशन प्रोसेस जो है इसको स्थगित कर देते हैं। मंथ लेटर, एक महीने बाद क्या हुआ, इट इन्फॉर्म्ड द कोर्ट, कि यूनियन गवर्नमेंट ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया, कोर्ट को सूचित किया दैट इट वांटेड टू रिविजिट द क्राइटेरिया फॉर EWS। केंद्र सरकार ने कहा कोर्ट से, क्या कहा, इट वांटेड टू रिविजिट द क्राइटेरिया फॉर EWS। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई EWS के लिए जो भी क्राइटेरिया, जो भी मापदंड निर्धारित किए हैं, हमें उसे जो है रिविजिट करना चाहते हैं, एक बार पुनः देखना चाहते हैं। इट वॉज इन रेस्पॉन्स टू द कोर्ट्स क्वेश्चन। अब केंद्र सरकार ने ये जो बात कही, ये बात कही गई थी
अदालत को प्रतिक्रिया देते हुए, भाई अदालत की तरफ से एक सवाल पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए थे, उन सवालों की प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार ने ऐसा कहा। क्या सवाल पूछे थे कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए थे अबाउट, किस बारे में? अबाउट द रैशनल ऑफ कीपिंग। देखो रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल आधार, कि भाई कोई भी चीज़ आपने रखी है तो उसका लॉजिक क्या है ना, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है ना। अबाउट द रैशनल ऑफ कीपिंग द एनुअल इनकम क्राइटेरियन फॉर द EWS कोटा एट ₹8 लाख। कीपिंग बनाए रखना, द एनुअल इनकम क्राइटेरिया, कि भाई जो वार्षिक इनकम मापदंड निर्धारित किया गया है EWS के लिए, वो किया गया है कितना? 8 लाख रुपए, कि भाई जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए तक है वे EWS कोटा का लाभ ले सकेंगे। तो ये जो 8 लाख रुपए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है ना, ये किस लॉजिक के आधार पर डिसाइड किया आपने? ये बात कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से पूछी थी। द सेम इनकम सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, बोलते हैं ना कि भाई अपर लिमिट कितनी है, तो इनकम की लिमिट, ये जो 8 लाख रुपए 8 लाख रुपये पर ईयर है ना, फॉर दोज बिलोंगिंग टू द OBC कैटेगरी टू बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स। देखो जो OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो OBC कैटेगरी में आते हैं है ना, और जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, जो रिजर्वेशन के लिए योग्य हैं, उनके लिए भी 8 लाख रुपए है। यानी कि अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो और 8 लाख रुपए तक की आपकी वार्षिक इनकम है तो आप एलिजिबल हो आरक्षण के लिए, है ना। तो ये जो 8 लाख रुपए जो कि OBC के लिए बना रखा था केंद्र सरकार ने, उसी को EWS के लिए भी कर दिया गया। तो इसका क्या आधार रखा गया? यानी कि EWS और OBC दोनों के लिए 8 लाख रुपए आपने जो है लिमिट निर्धारित कर दी, तो इन दोनों को समान रखने का क्या आधार है? द टाइम टेकन बाय द कमिटी टू रिकंसिडर द क्राइटेरिया। अब फिर क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने, रिकंसिडर का मतलब है पुनः विचार करना, द क्राइटेरिया, कि भाई ये जो मापदंड रखा गया है 8 लाख रुपीस एनुअल इनकम का जो मापदंड रखा गया है, इस पर पुनः विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा जो टाइम लिया गया, द टाइम टेकन एंड सबमिट अ रिपोर्ट, और टाइम लिया गया कमेटी के द्वारा और फाइनली सबमिट की गई रिपोर्ट, है ना। सीम्स, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो टाइम लिया गया, टाइम सीम्स टू हैव बीन इन वेन, कि ऐसा लगता है कि ये जो टाइम लिया गया वह निष्फल रहा है, वह निराशा में रहा है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। देखो कोई भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना वेन, WVAIN, इसका मतलब होता है कि उसका कोई फल नहीं निकला, है ना, वो बात जो है ऐसे ही चली गई, वो बात निराशा में चली गई। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि द टाइम टेकन बाय द कमिटी टू रिकंसिडर द क्राइटेरिया, कि भाई जो समय लिया गया कमेटी के द्वारा और रिपोर्ट सबमिट की गई, है ना, तो वो जो समय लिया गया ऐसा प्रतीत होता है कि वह समय जो है वह निष्फल रहा, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, है ना, उसका पूरा की पूरा मामला आप ये कहते हो कि वो जो है मामला निराशा में ही रहा पूरा, है ना। एज इट हैज रिटर्न्ड a recommendation that the existing norms be retained। ऐसा इसलिए है एज इट हैज़ रिटर्न, कि कमिटी ने जो है वापस कर दिया किस चीज़ को? रिकमेंडेशन दैट द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। भाई कमिटी ने ऐसा कहा है कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, की जो मौजूदा नियम हैं, बी रिटेंड, उनको बरकरार रखा जाए, उन्हीं को मेंटेन किया जाए, फॉर द करंट ईयर्स सबमिट एडमिशन, कि वर्तमान साल की जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए जो भी वर्तमान नियम है उन्हीं नियमों का पालन किया जाए, ऐसा कमेटी के द्वारा कहा गया। आगे देखते हैं। द बेंच टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट। अब देखो ये कॉमा चल रहा है ना यहाँ से और यहाँ तक, है ना, ये है आपकी एक एडिशनल जानकारी, आप सीधे इस तरह से पढ़ सकते हो। द बेंच हैज़ चोजन, देखो ये हैज़ आया है बेंच के लिए, द बेंच हैज़ चोजन to allow the admission to proceed based on the norms spelled out in the July notification। कि जो बेंच है, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है उसने इस बात को चुना है क्या, कि अलाउ किया जाए एडमिशन प्रोसेस को टू प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब है कार्यवाही को आगे बढ़ाना, है ना, किसी कार्यवाही को आगे बढ़ाना। बेस्ड ऑन द नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, नियम। स्पेल्ड आउट का मतलब होता है किसी बात को स्पष्ट तरीके से कहना,
इन द जुलाई नोटिफिकेशन। तो बेंच की तरफ से कहा गया है, अदालत की तरफ से कहा गया है कि जुलाई का जो नोटिफिकेशन, जुलाई में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें जो भी बात कही गई थी, है ना, उसमें जो भी नियम रखे गए थे, उन्हीं के आधार पर एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है। और उसने ये जो बात कही है, टेकिंग इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है एक तरीके से इन बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना, इन बातों पर अमल करते हुए, टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य पर अमल करते हुए, दैट द एडमिशन प्रोसेस कैन नॉट बी फर्दर डिलेड, कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको और आगे, है ना, फर्दर का मतलब है कुछ और आगे ऐड करना, है ना, कैन नॉट बी फर्दर, डिले का मतलब है देरी करना, कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसमें और ज़्यादा आगे जो है देरी नहीं की जा सकती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बेंच ने कहा है कि ठीक है भाई, जुलाई में जो भी बातें कही गई थी, उसमें जो भी नियम बनाए गए थे, उन्हीं नियमों के आधार पर इस साल की एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हाउएवर, हालांकि द वैलिडिटी ऑफ द एक्सपर्ट पैनल्स रिकमेंडेशन, वैलिडिटी का मतलब है वैधता, है ना, कि भाई ये चीज़ ठीक है या नहीं है, ऑफ द एक्सपर्ट पैनल्स रिकमेंडेशन, कि भाई जो एक्सपर्ट पैनल है ना, पैनल का मतलब भी यही होता है ना, विशेषज्ञ, जो एक्सपर्ट पैनल की हम बात करते हैं ना, उसका मतलब होता है विशेषज्ञ लोगों का समूह, रिकमेंडेशन। तो पैनल के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं वे वैलिड है या नहीं है, विल बी डिसाइडेड, उनको डिसाइड किया जाएगा when the court takes up the matter in March। कि जब अदालत के द्वारा इस पूरे की पूरे मामले को मार्च में एक बार फिर से सुना जाएगा, है ना, कोर्ट टेक्स अप, है ना, टेकअप का मतलब है लेना, टेक्स अप द मैटर इन मार्च, कि पैनल के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं वो कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं, यानी कि वो कितने वैलिड हैं, उनकी वैलिडिटी डिसाइड की जाएगी अदालत के द्वारा जब इस मामले को मार्च में सुना जाएगा। इट मेक्स वन वंडर, अब ये जो कुछ हुआ है इसके माध्यम से, देखो वन आता है किसी भी जनरल व्यक्ति के लिए, है ना, वन वंडर वाई द गवर्नमेंट पोस्टपोन। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई आश्चर्य होता है ना, किसी भी व्यक्ति को इस बात पर आश्चर्य होता है, वाई द गवर्नमेंट पोस्टपोन, कि भाई सरकार ने स्थगित क्यों किया द काउंसलिंग एंड टुक मोर देन अ मंथ टू गेट अ पैनल टू रिविजिट द क्राइटेरिया, कि भाई सरकार ने, एक तरीके से ये आश्चर्य होता है कि सरकार ने काउंसलिंग को क्यों स्थगित किया और 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लिया सरकार ने टू गेट अ पैनल। ये गेट जो है ना हमारी कॉजेटिव वर्ब होती है ना, कॉजेटिव का मतलब होता है कारण होना, किसी से कुछ करवाने का कारण, उसको उसके लिए हम यूज़ करते हैं, गेट का भी यूज़ करते हैं, हैव का भी यूज करते हैं, मेक का भी यूज करते हैं ना। टू गेट अ पैनल टू रिविजिट द क्राइटेरिया, रिविजिट का मतलब है पुनः विचार करना इस पर। तो पूरा की पूरा जो मापदंड निर्धारित किया गया है उस पूरे की पूरे मापदंड पर पुनः विचार करने के लिए सरकार को पैनल के माध्यम से 1 महीने का समय लग गया, है ना। तो ये बात समझ में नहीं आती, इफ़ इट वाज अल्टीमेटली गोइंग, कि सरकार अगर फाइनली, है ना, इफ़ इट वाज अल्टीमेटली मतलब फाइनली गोइंग टू प्रेस फॉर द करंट ईयर्स एडमिशन टू बी अलाउड विदाउट एनी चेंज, अगर ऐसा ही होने जा रहा था, क्या, इफ़ इट वाज अल्टीमेटली, कि फाइनली सरकार यही करने जा रही थी, टू प्रेस फॉर, प्रेस का मतलब है यहाँ पे दबाव डालना, करंट ईयर्स एडमिशन टू बी अलाउड, कि वर्तमान साल की जो एडमिशन की प्रोसेस है उसको अलाउ कर दिया जाए बिना किसी चेंज के। अगर ऐसा ही करना था तो फिर क्यों इतनी देरी की गई। द कोर्ट ऑन इट्स पार्ट फेल्ट कंपेल्ड, अब अगर हम अदालत की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें ना, ऑन इट्स पार्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है उसकी अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट फेल्ट कंपेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने अनुभव किया, क्या, कंपेल्ड, अपने आप को जो है सुप्रीम कोर्ट ने, देखो कंपेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए आप बाध्य महसूस करना, है ना, कंपेल्ड का मतलब होता है बाध्य होना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बाध्य महसूस किया टू डिफर टू द गवर्नमेंट। देखो इसको देखना, ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, डिफर टू समवन या डिफर टू समबडी, डिफर टू समथिंग, डिफर टू समवन, डिफर टू समबडी, इसका मतलब होता है कि कोई आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, या कोई भी व्यक्ति आपसे सीनियर है या
कोई भी बात बहुत महत्वपूर्ण है उसको आप मान लेते हो, उसको बोलते हैं डिफर टू समथिंग या डिफर टू समवन ऑन दिस पॉइंट। तो इस बात पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार की बात को मानने के लिए अपने आप को बाध्य महसूस किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी फाइनली लगा कि भाई ठीक है, सरकार की बात को ही हम मान लेते हैं कि ये ना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंसीडरिंग, इस बात पर विचार करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, कि जो परिस्थिति है वो कितनी अर्जेंट है ना, इसको देखते हुए कि भाई ये काम तो काफ़ी अर्जेंट है ना, कि जो विद्यार्थी हैं उनका एडमिशन प्रोसेस चले टाइम पे, ये बात बहुत अर्जेंट है ना। तो अदालत जो थी उसने अपने आप को बाध्य महसूस किया कि जो सरकार का डिसीजन है उसी को मान लिया जाए इस पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि लगा कि ये जो मैटर है, एडमिशन प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एज द अल्टरनेटिव वाज स्टेइंग द EWS कोटा फॉर दिस ईयर्स एडमिशन। क्यों? क्योंकि जो दूसरा विकल्प था, है ना, विकल्प क्या था? वाज स्टे, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे लगा देती किस चीज़ पर? EWS कोटा। स्टे का मतलब है रोक लगा देना। EWS कोटा फॉर दिस ईयर्स एडमिशन, कि EWS कोटा जो है इस साल की एडमिशन प्रक्रिया के लिए, भाई एक तो अदालत के पास क्या ऑप्शन था कि EWS कोटा के तहत जो भी सिलेक्शन किए जा रहे हैं उन पर सरकार जो है स्टे लगा दे, एक तो ये विकल्प था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई इस विकल्प को पालन करने की बजाय अच्छा यही है कि फिलहाल जो है इसे अलाउ कर दिया जाए। इट्स ओरिजिनल पॉइंट, अब अगर हम देखें तो इट्स ओरिजिनल पॉइंट दैट देयर कैन नॉट बी अ कॉमन इनकम लिमिट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ सोशल एंड, भाई अब ध्यान देखना, ये देखो ये हाइफन लगा हुआ है और हाइफन से लेके हाइफन तक, ये जो है ना पूरी की पूरी एक आप कह सकते हो कि एडिशनल जानकारी हमें दी जा रही है। कहाँ से? ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये वाक्य यहाँ ख़त्म हो जाता है। इट्स ओरिजिनल पॉइंट स्टिल स्टैंड्स, इट्स ओरिजिनल पॉइंट स्टिल स्टैंड्स, कि अदालत का जो मूल पॉइंट है ना, अदालत ने जिस बात पर जोर दिया है स्टिल स्टैंड्स, वह अभी भी बना हुआ है ना, उस पर अदालत अभी भी कायम है। स्टिल स्टैंड्स ये मतलब हुआ इसका। तो क्या है अदालत का मूल पॉइंट? अदालत की तरफ से क्या जो मेन बात कही गई है वो ये कि दैट देयर कैन नॉट बी अ कॉमन इनकम लिमिट, कि भाई अदालत की तरफ से कहा गया है कि एक कॉमन इनकम लिमिट आप निर्धारित नहीं कर सकते फॉर दोज, उनके लिए कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, कि ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, एंड दोज, और ऐसे व्यक्ति हु आर मेंबर्स ऑफ प्रिविलेज्ड क्लासेस, और ऐसे व्यक्ति जो कि उच्च वर्ग से संबंधित है। प्रिविलेज्ड क्लासेस, देखो प्रिविलेज्ड का मतलब क्या होता है? जिन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जिन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मिली हुई है, यानी कि प्रिविलेज्ड क्लासेस, यानी कि ऐसे मेंबर्स, ऐसे व्यक्ति जो कि उच्च वर्ग से आते हैं बट लेकिन विथ इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त, इकोनॉमिक मीन्स का मतलब है साधन, लेकिन जिन पर अपर्याप्त आर्थिक साधन है, यानी कि जिनकी इनकम अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पॉइंट रखा है वो ये कि आप इन दोनों कैटेगरीज के लिए इनकम लिमिट एक ही नहीं रख सकते। कौन कौन सी है दो कैटेगरीज? एक कैटेगरीज में आते हैं वो व्यक्ति जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं उच्च वर्ग से जुड़े, उच्च वर्ग से संबंधित लोग, है ना, यानी कि ऐसे लोग जो कि आप कह सकते हो जो कि उच्च वर्ग में आते हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से वे पिछड़े हुए हैं, तो इन्हें आप एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट रखा है। द आउटकम इज दैट, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, नतीजा। द आउटकम इज दैट दिस ईयर्स बैच में सफ़र फ्रॉम, देखो सफ़र के बाद में हम फ्रॉम लगाते हैं, बोलते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, कि भाई तो सफ़र का मतलब होता है झेलना, भुगतना। द आउटकम इज दैट दिस ईयर्स बैच में सफ़र फ्रॉम ओवर इंक्लूजन इफ द नॉर्म्स आर रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। देखो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड का मतलब है अगले साल से, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड अगले साल से। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? देखो जब वो बोलते हैं ना डाउनवर्ड जा रहा है ट्रेंड, इसका मतलब है नेगेटिव और जाना, है ना, नेगेटिव, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड। रिवाइज्ड का मतलब है संशोधित करना किसी चीज़ को। इफ़ द नॉर्म्स आर रिवाइज, तो एडिटोरियल क्या कहता है कि इस साल जो सिलेक्शन किए गए हैं, एडमिशन प्रोसेस जो हुआ है उसमें ओवर इंक्लूजन हो सकता है, ज़्यादा बच्चे जो है उसमें चले जाएंगे, ओवर इंक्लूजन हो जाएगा। इफ़ द नॉर्म्स, अगर
जो नॉर्म्स बनाए गए हैं अगले साल से उन नॉर्म्स में सुधार किया जाता है, और ये सुधार जो है डाउनवर्ड होता है, यानी कि सुधार जो है एक तरीके से फेवर में न रहकर, है ना, अगर अपोजिट में जाता है ना, अगर नेगेटिव में जाता है फेवर, तो इस साल जो एडमिशन प्रोसेस हुए हैं उनमें ज़्यादा बच्चों की संख्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। वाइल द नॉर्म्स फॉर EWS कोटा में गेट ट्वीक, देखो ट्वीक का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज़ को, है ना, बदलना, परिवर्तित करना। ओवर टाइम मतलब आगे आने वाले समय में, ओवर टाइम आगे आने वाले समय के दौरान। फॉर EWS कोटा में गेट ट्वीक्ड ओवर टाइम, कि आगे आने वाले समय के दौरान हो सकता है कि EWS कोटा से जुड़े हुए जो नियम है उनमें परिवर्तन किया जाए। द क्वेश्चन, लेकिन ये सवाल, क्या सवाल, वेदर, कि क्या देयर ऑट टू बी एनी रिजर्वेशन फॉर द एडवांस्ड क्लासेस, कि जो उन्नत वर्ग हैं, जो एडवांस्ड क्लासेस है ना, यानी कि जो आप कह सकते हो जो उच्च वर्ग में आते हैं, उनके लिए क्या कोई रिजर्वेशन होना चाहिए। और मात्र इस ग्राउंड पे, इस आधार पे, सोलली का मतलब होता है ओनली, ऑन द ग्राउंड, ओनली इस आधार पर, दैट दे हैव इनसफिशिएंट मीन्स, कि उनके पास अपर्याप्त साधन है, कि ऐसे लोग जो कि एडवांस्ड कैटेगरी में आते हैं, जो कि उच्च वर्ग में आते हैं, क्या उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, और सिर्फ इस आधार पर कि उनके पास आर्थिक साधन जो है वे पर्याप्त नहीं है। तो ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन जो है इज स्टिल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये सवाल जो है अभी भी संवैधानिक पीठ के सामने है, यानी कि अभी इस सवाल को डिसाइड किया जाना है। एन अर्ली डिसीजन विल बी मोस्ट वेलकम, और इस सवाल से जुड़ा हुआ जल्द ही जो भी डिसीजन लिया जाएगा वह स्वागतपूर्ण होगा। एन अर्ली डिसीजन विल बी मोस्ट वेलकम, कि इस सवाल से संबंधित जो भी डिसीजन जितनी जल्दी आ जाए ना, जितनी जल्द से जल्द डिसीजन आए उतना ही ज़्यादा स्वागतपूर्ण होगा।